Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the collegio and non-collegio form of a market, which is nothing but the one of the part of your oligopoly. इसके पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने कवर अप किए हुए हैं उसमें एक बात सब इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो सब में कवर अप की थी. एक इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है सब में कवर अप हुई है. अब यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस जो है आप देख सकते हैं कि किंग्ड डिमांड कर्व एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, और यू कैन से नया कॉन्सेप्ट आया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में इसके पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब हमने कवर अप किया हुआ है जहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द थिंग इज विल गोइंग टू स्टार्ट विद द collisive and non-collisive market. Now what do you mean by the non-collisive and collisive market? Already I have explained you in the previous lecture. तो वहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, ऑलरेडी हमने किया हुआ है. द वर्ड collisive का मतलब होता है आपका ग्रुप और नॉन collisive का मतलब होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हम सेल करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे प्राइजेस क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. प्राइजेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विल गोइंग टू डिसाइड एट अ इंडिविजुअल लेवल, और आउटपुट जो है हम इंडिविजुअल लेवल पे सेल करेंगे बाय डूइंग द कंपटीशन. आपस में कंपटीशन करना है, आपस में हमने क्या करना है, कंपटीशन करना है, प्राइस वॉर करना है और हमें अपने अपने आउटपुट सेल करने हैं. वो क्या होता है आपका नॉन कॉलिजिव. और कॉलिजिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉलिजिव ओवर हियर. द टर्म कॉलिजिव मीन्स एक तरह का ग्रुप फॉर्म करना, एक तरफ का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना. नाउ ये ग्रुप जो होता है कॉलिजिव फॉर्म में, इसमें होता ऐसा है कि जितने भी फर्म्स होंगे एक पर्टिकुलर ओलिगोपोली मार्केट में, फर्म ए बी सी डी जितने भी फर्म्स होंगे सब के सब एक साथ मिल के आएंगे और वो क्या करेंगे, अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे मार्केट में एक फिक्स प्राइस पे. सबसे पहले सब मिलेंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, वो ग्रुप में क्या होगा, डिस्कशन होगा. दे आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा प्राइस हमें मार्केट में चार्ज करना है कस्टमर से, और वही फिक्स प्राइस पे सब अपने अपने प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट मार्केट में सेल करेंगे. तो कार्टेल का मतलब होता है, कार्टेल और कैन से कॉलिजिव मार्केट का मतलब ही ये होता है कि हमने क्या किया है, ग्रुप बना लिया है. आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, हमने प्राइस को लेकर आपस में कंपटीशन करना नहीं है. प्राइस हमने डिसाइड कर लिए और बाकी अपने को क्या करना है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करना है. दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज देयर इन द केस ऑफ अ ओलिगोपोली मार्केट. तो उसके अलावा अगर ध्यान देंगे, नाउ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कॉलिजिव से. इन डिटेल विल गोइंग टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली इज. नाउ नॉन कॉलिजिव मोनोपोली प्लस प्राइस रिजिडिटी दैट इज किंग्ड डिमांड कर्व. इसके पहले वाले अगर आप देखोगे, इसके पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके अंदर जो डिमांड कर्व थे आपके डिफरेंट थे. लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका, ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व. व्हाट डू मीन बाय द किंग्ड डिमांड कर्व? लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. प्राइस रिजिडिटी. प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो प्राइजेस जो हमसे ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं. जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो मार्केट पे हमें क्या करना है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने हैं. क्यों? क्योंकि नॉन कॉलिजिव मार्केट में क्या होता है आपका, नॉन कॉलिजिव मार्केट में होता है कंपटीशन, और बिकॉज ऑफ अ कंपटीशन आपको क्या करना है, प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स, प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना होगा. वरना होगा क्या, अगर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपने नहीं किया है तो आपके आउटपुट हो सकते हैं मार्केट में सेल ना हो, या फिर प्राइस आपने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा. सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर. लेट्स सी. The dependency and the uncertainty aspect of the oligopoly leads to the interdeterminateness of the demand curve. So basically, in short, each and every firm is dependent on the other firm, and each and every firm will going to determine the prices individually, and obviously they are independent, they are not independent, they are dependent, and on the basis of a dependency they are going to frame the demand curve.
The rigid price in the oligopoly leading to a kink in the demand curve of an oligopolist was put forward independently by the Paul Swerzy, an American economist, and Hall and Hitch, the Oxford economist. Taking an example of an extremely limited cases of the oligopoly, a case of a duopoly where there are the only two firms, we can explain the oligopolist demand curve. अब यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट है क्लास, कितने इकोनॉमिस्ट है? दो इकोनॉमिस्ट हैं. इन्होंने क्या किया, एक का नाम है पॉल स्विजी और एक का नाम क्या है, हॉल एंड हिच. नाउ ये हॉल एंड हिच जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट है और पॉल स्विजी कौन थे, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है. नाउ इन्होंने क्या किया, what they have done, they have explained the demand curve, the kink demand curve by using the information which is available for the duopoly market. डिओपोली मार्केट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो फर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो सेलर्स होते हैं, सेलर ए और सेलर बी, और ये सेलर ए और सेलर बी अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या करेंगे बच्चों, सेल करेंगे. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, we're going to take this example. What do you mean by the kink demand curve? और kink demand curve आया कहाँ से? There are the two demand curves, that is in the figure 6.6 DD1 of a firm A and DDB of the firm B. The former is more elastic and the later one is less elastic. At a point P, the two demand curve intersects. Now अभी बोला जा रहा है तो हम क्या करते हैं, अपना डिमांड को ड्रॉ कर लेते हैं. तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपॉली की. अब नॉन कोलिजिव ओलिगोपॉली में आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, देयर आर द टू डिमांड कर्व्स, एक थोड़ा फ्लैटर है और दूसरा थोड़ा स्टीपर है. सो दिस इज योर डी ए और दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म बी. सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओलिगोपोली मार्केट में एक डिओपोली के एग्जाम्पल से हम क्या करने वाले हैं, अपने सम्स को सॉल्व करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को देखने वाले हैं, हम डिमांड कर्व को समझने वाले हैं. तो बेहतर है कि यहाँ पे ज़रा ध्यान देना और पे अटेंशन ओवर हियर एंड लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. अब जरा ध्यान देना, डी ए एंड डी बी, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डी बी कर्व जो है ये आपके डी बी कर्व है. डी बी कर्व जो है लेस इलास्टिक है और डी ए कर्व आपका ज़्यादा इलास्टिक है. तो जो डी ए कर्व है, डी ए कर्व आपका ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक, एंड डी बी कर्व क्या है आपका, लेस इलास्टिक. अब इलास्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्टिक, इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिसिटी इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे अगर प्राइस हल्का सा चेंज होता है तो आपका डिमांड कितना चेंज होता है, दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी. अगर मेरा प्राइस अगर 10% से चेंज हो रहा है और डिमांड जो है 20 और 30 और 40% से चेंज हो रहा है, मतलब ज़्यादा से चेंज हो रहा है डिमांड, तो वहाँ पे बोलते हैं हम डिमांड कर्व क्या है अपना, मोर इलास्टिक है. अगर आप प्राइस 10% से चेंज कर रहे हैं और डिमांड जो है सिर्फ 5, 6 और 7% से चेंज हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या है, आपकी इलास्टिसिटी लेस है और डिमांड कर्व क्या है, लेस इलास्टिक है. तो बेसिकली देयर आर द फ्यू ऑप्शंस. मोर इलास्टिक कब होगा, द डिमांड कर्व विल मोर इलास्टिक व्हेन देयर विल बी द कॉम्पिटिशन, एंड लेस इलास्टिक कब होगा, व्हेन नोबडी विल गोइंग टू फॉलो, और डिमांड मार्केट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फिक्स है. आपके गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में डिमांड क्या है, फिक्स है. अब किंग डिमांड को मिला कहाँ से, सो देखो दिस इज ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ ए फर्म, दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ अ बी फर्म. हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि फर्म ए है और एक क्या है आपकी फर्म बी है, और फर्म ए का डिमांड कर्व क्या है आपका, इलास्टिक है, और फर्म बी का डिमांड कर्व क्या है, लिटिल बिट बट इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक है. नाउ किंग डिमांड को कैसे मिला हमें मार्केट में किंग डिमांड को कुछ ऐसे मिला कि हमने क्या किया, हमने ये पोर्शन लिया किसका, ए का, क्लास हमने ये पोर्शन लिया किसका, ए का. तो ए का पोर्शन हम लोग ने क्या किया, ले लिया, और दूसरा पोर्शन लिया किसका, बी का. तो दूसरा पोर्शन, सेकंड पोर्शन इफ यू गोइंग टू सी, सेकंड पोर्शन लिया किसका हमने, सेकंड पोर्शन किसका लिया, बी का. तो ये हो गया, दिस इज द पॉइंट टी,
this is your TA, so this is your TA and this is what your TB. So basically अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये है आपका डिमांड कर्व A, ये है आपका डिमांड कर्व B। तो जो इलास्टिक वाला पोर्शन था, ये इलास्टिक वाला पोर्शन हम लोग ने यहाँ पे ले लिया और ये इन इलास्टिक पोर्शन है, ये इन इलास्टिक पोर्शन यहाँ पे ले लिया। लेकिन इस पर्टिकुलर कर्व को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर किंग्ड डिमांड कर्व। अब इसको किंग्ड डिमांड कर्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टनिटी होती है। क्लास जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे why we are calling this particular kind of a demand curve as a kinged demand curve? What is the reason exactly? The reason is a very simple one कि यहाँ पे uncertainty है, there is uncertainty and there is a interdependence. In both the situations क्या होता है? अगर uncertainty और interdependence है तो दोनों situations में यहाँ पे क्या होगा? एक फर्म दूसरे फर्म पे क्या है? डिपेंडेंट है। किसके लिए? प्राइस के लिए। एक फर्म सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्म ए और लेट्स से अदर फर्म्स और जो भी हो सकते हैं मार्केट में, फर्म बी हो, सी हो, डी हो, ये सब क्या है? आपके फर्म है। अब यहाँ पे मान लो अगर फर्म ए ने अपना प्राइस इंक्रीज किया, क्लास मान लो फर्म ए ने अपना प्राइस इंक्रीज किया, तो डू यू थिंक अदर कॉम्पिटिटर्स और अदर फर्म्स विल गोइंग टू इंक्रीज देयर प्राइस? फर्म ए ने क्या किया? अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया। क्या लगता है आपको कि दूसरे फर्म्स ने भी अपने प्राइस क्या करने हैं? इंक्रीज करने हैं। अगर मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस मार्केट में इंक्रीज कर दिया तो आप लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वी विल गोइंग टू सी द अपॉर्चुनिटी। हमने क्या देखना है? हमने देखना है एक फर्म ने अपना फर्म प्राइस इंक्रीज कर दिया तो दूसरे लोग अपने प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनको प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कब कमाया जाएगा? जब डिमांड ऑफ अदर फर्म्स विल गोइंग टू फॉल। अगर डिमांड जो है, मैंने अपना प्राइस इंक्रीज़ किया, मेरे प्राइस के इंक्रीज़ करने से मार्केट में मेरे डिमांड क्या हुआ? व्हाट विल गोइंग टू हैपन टू द डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट? मेरे डिमांड क्या हुए? कम हो गए। प्राइस के इंक्रीज़ करने से डिमांड मेरा कम हुआ और अदर फर्म्स ने अपना प्राइस चेंज नहीं किए, तो कस्टमर्स कहाँ पे जाएंगे? उनके पास। तो जिसने अगर यहाँ पे फर्म ए ने प्राइस इंक्रीज़ कर लिया तो फर्म बी, सी, डी जो भी होंगे मार्केट में उनको क्या करना है? वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। दे विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। अब उससे होगा क्या? उससे ये सिचुएशन होगी कि फर्म ए ने प्राइस इंक्रीज किया तो फर्म ए का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सिंस बी, सी, डी ने अपने अपने प्राइजेस को चेंज किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस अगर प्राइस हम इंक्रीज़ करते हैं तो हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट कब अर्न होगा? व्हेन विल गोइंग टू डिक्रीज द प्राइस, द डिमांड विल इंक्रीज। एंड जब डिमांड इंक्रीज होगा तब ज़्यादा करके प्रॉफिट आएगा, तब ज़्यादा करके हम लोग रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि किंग्ड डिमांड का वो कैसे आया? हाउ दिस किंग्ड डिमांड का वी गॉट? ये पोर्शन है आपका इलास्टिक और ये पोर्शन है आपका इन इलास्टिक। अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ये सिचुएशन पे है, दिस इज़ योर प्राइस एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी। जरा ध्यान देना। सपोज ये सिचुएशन है हमारा प्राइस और क्वांटिटी का। हमने ले लिया ये एग्जांपल। अगर मैं प्राइस मार्केट में इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं प्राइस मार्केट में समझ लो पी से क्या किया? प्राइस मैंने P1 कर दिया। तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो मेरा डिमांड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। Q से Q1 डिमांड क्या हो रहा है? Q से Q1 क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर बेसिकली इफ यू गोइंग टू सी स्लाइड प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड मेरा ज़्यादा गिर रहा है। प्राइस मैंने इंक्रीज की 10 रुपीज़ से, लेकिन 10% से, लेकिन हो सकता है डिमांड मेरा मोर देन 10% या 20% से क्या हुआ? मेरा डिमांड डिक्रीज हो गया। तो ये सिचुएशन कब होगी? ये सिचुएशन को बोला जाता है इलास्टिक डिमांड। इसे क्या बोला जाता है? इलास्टिक सिचुएशन, जहाँ पे हल्का सा प्राइस के इंक्रीज करने से आपका डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अदर फर्म्स ने जो बी, सी, डी है उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं है, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इसका मतलब वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं करेंगे। आपने अपने प्राइस को इंक्रीज कर लिया, फर्म ने प्राइस को इंक्रीज कर लिया और बाकी सब फर्म क्या करेंगे? अपने प्राइस को उतना ही रख के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स आपसे परचेज नहीं करेंगे, कस्टमर्स उनसे परचेज करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन में क्या होगा? दिस सिचुएशन इज ऑफ द इलास्टिक सिचुएशन। ये जो इलास्टिक कर्व देख रहे हो आप, दिस इज योर इलास्टिक कर्व। और ये इलास्टिक कर्व सिचुएशन
जो है यहाँ पे हेल्प करेगा। दैट्स वाई द फर्म ए इज हैविंग द इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं फर्म ए ने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, फर्म ए ने क्या कर दिया, प्राइस डिक्रीज कर दिया। फर्म ए ने प्राइस को क्या किया, डिक्रीज कर दिया। अब एक फर्म ने ओलिगोपोली मार्केट में अगर प्राइस को डिक्रीज करना है तो बाकी के बी सी डी जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे सब के सब अपने प्राइसेस क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो होगा ऐसा कि जब इन्होंने प्राइस डिक्रीज किया तो बाकी लोगों ने क्या किया, बाकियों ने भी अपने अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए। तो इसमें मिस्टर ए क्या सोच रहा था, मिस्टर ए सोच रहा था कि अगर मैंने प्राइस अपना डिक्रीज करना है तो डिमांड मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसने तो प्राइस डिक्रीज किया, साथ साथ में जो अदर फर्म्स थे बी सी डी थे उन्होंने भी अपने अपने प्राइसेस क्या कर दिए, कम हो गए। मतलब डिमांड यहाँ पे बढ़ा नहीं, डिमांड आपका क्या हो गया, फिक्स इन नेचर हो गया। या डिमांड जो है इंक्रीज हुआ लेकिन उतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ा नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सिचुएशन हो गई किसकी, ये सेकंड सिचुएशन आपकी हो गई किसकी, इनइलास्टिक डिमांड की। इनइलास्टिक डिमांड इज सिचुएशन जहाँ पे क्या होता है, हमने अगर प्राइस डिक्रीज किए अदर भी प्राइस डिक्रीज करेंगे एंड उससे डिमांड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा नहीं, इट विल बी फिक्स्ड इन नेचर। बट जैसे हमने अपने प्राइस इंक्रीज कर लिए, अदर फर्म्स ने अपने प्राइस इंक्रीज नहीं करने, उसके वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमारा ही डिमांड क्या होगा, गिरेगा, हमारा डिमांड क्या होगा, कम होगा। और वो डिमांड जब कम हुआ, इन केस आर डिमांड विल गोइंग टू रिड्यूस, in that situation what will be the situation or what will be the possibilities, obviously the demand curve will get converted into the elastic। तो ये ओलिगोपोली मार्केट कैसा है पता है क्लास, ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपका अनसर्टनिटी होता है, फ्यूचर हमको पता नहीं है कब कौन से सिचुएशन में क्या हो जाए, हमको आइडिया नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ऐसे सिचुएशंस में एक फिक्स डिमांड को बनाना पॉसिबल नहीं है, एक फिक्स डिमांड को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये सिचुएशन जो है आपकी किंग डिमांड कर्व की है कि कभी इलास्टिक होगा, कभी इनइलास्टिक होगा, फिर कभी इलास्टिक होगा, फिर कभी इनइलास्टिक होगा। मीन्स द इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी विल गोइंग टू टेक प्लेस अगेन एंड अगेन इन केस ऑफ अ किंग डिमांड कर्व, इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। कभी इलास्टिक, कभी इनइलास्टिक, मतलब एक फिक्स नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये तीन सिचुएशंस में हमने देखा था कि डिमांड कर्व क्या होता है आपका, फिक्स होगा। परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है जिसे परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है। मोनोपोली के केस में इट विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली क्या होगा, ये इनइलास्टिक होगा मोनोपोली के केस में, जो कि फिक्स होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में क्या होगा, इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक, वो भी क्या होता है, एक फिक्स इन नेचर होता है। लेकिन ओलिगोपोली मार्केट एक सिचुएशन है जहाँ पे कभी इलास्टिक हो सकता है, कभी इनइलास्टिक हो सकता है। तो ये इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों सिचुएशन को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिमांड कर्व बनाते हैं, और ये डिमांड कर्व को क्या बोला जाता है, दिस डिमांड कर्व इज नोन एज बॉडी ऑफ किंग डिमांड कर्व। बात समझ में आ रही है आपके। अब ना ही यहाँ पे हम लोग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम लोग यहाँ पे प्राइस क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करेंगे। प्राइस इंक्रीज करने से हमारा ही घाटा हो रहा है, प्राइस डिक्रीज करने से भी क्या हो रहा है, डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लाइटली डिमांड इंक्रीज हो रहा है। कैन यू सी दिस, डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमांड कितना, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन से डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्राइस के इतना ज़्यादा डिक्रीज करने से। तो ये भी सिचुएशन क्या हुआ, ये भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर क्या है, किंग डिमांड कर्व के केस में बेहतर है कि जितनी भी फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी और फर्म डी, जो है मार्केट के प्राइजेस को चेंज ना करें, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज ना करें। क्यों, क्योंकि अगर वो प्राइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं देन दे विल ओनली गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द सेम। मैंने अगर फर्म एज अ फर्म ए मैंने यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया या फिर प्राइस मैंने डिक्रीज किया, दोनों सिचुएशंस में किसको लॉस हो रहा है, फर्म ए को। क्यों, क्योंकि अदर फर्म्स आर नॉट रिएक्टिंग, अदर फर्म्स विल गोइंग टू वेट फॉर माय एक्शन एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल गोइंग टू रिएक्ट। और उसमें किसका बेनिफिट होगा, उनका, ना कि फर्म ए का या वो फर्म का जो अपने प्राइजेस को चेंज कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन जो है आपकी है किंग डिमांड कर्व की, जहाँ पे बहुत सारे अनसर्टनिटीज़ होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड, बोथ द सिचुएशंस आर देयर। सो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या बोला है, देयर आर द टू डिमांड कर्व, देयर आर द टू डिमांड कर्व
एक होता है DDA जो कि फर्म ए का है, और एक था आपका फर्म बी का। द फॉर्मर इज मोर इलास्टिक और लेटर वन इज लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन आपके प्राइस चेंज करने पे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। एट अ पॉइंट पी द टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स, दैट इज नथिंग बट द डिमांड कर्व जो इंटरसेक्शन हमने देखा। एंड ओलिगोपोलिश डिमांड कर्व हैज़ द शेप शोन इन द फिगर 6.1। अगर फिगर 6.1 आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो इट इज़ लाइक दिस ओनली। दिस इज अ पॉइंट टी, दिस इज अ टी ए और दिस इज टी बी। तो टी टू टी ए ये क्या है? आपका इलास्टिक है, और ये क्या है? आपका इनइलास्टिक है। So more elastic and TB is nothing but the inelastic. Kindly the demand curve is obtained by the TD part of the firm TA and TB part of the firm TB. अब दूसरा डायग्राम आप देखेंगे तो सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा था। It was like this. ये जो है आपका फर्म ए का और ये किसका है? आपका फर्म बी का। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन लिया है फर्म ए से, और ये पोर्शन लिया है किससे? फर्म बी से। और ये देख सकते हो आप, ये जो ब्लैक वाला है, दिस ब्लैक कर्व इज नथिंग बट योर किंग डिमांड कर्व। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये क्या है? आपका किंग डिमांड कर्व है। कभी इलास्टिक होगा, कभी इनइलास्टिक होगा, फिर कभी इलास्टिक होगा। अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे इंटरडिपेंडेंस है, हर एक फर्म डिपेंडेंट है अदर फर्म्स पे। स्टार्टिंग में इनिशियली नोबडी विल गोइंग टू चेंज द प्राइस। प्राइस को इनिशियली कोई हाथ नहीं लगेगा। और जब एक फर्म ने कोई गलती की, एक फर्म ने अगर रिएक्ट किया, एक फर्म ने अपने प्राइसेस और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अदर फर्म्स क्या करेंगे? अपना डिसीजन लेंगे। दैट इज एग्जैक्टली इज द केस। In the figure 6.2 we have the OP price at which OM quantity is sold, and the price OP is expected to remain without further change, hence it is a rigid. अब rigid क्यों बोला जाता है? What do you mean by the term rigid? Rigid means what? प्राइस वहाँ पे फिक्स हो गया है। अब प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस जो है, ये प्राइस आपका दिस इज P, दिस इज O एंड दिस इज M। प्राइस OP क्या हो गया? आपका फिक्स प्राइस हो गया, ना ही ये इंक्रीज होगा और ना ही ये डिक्रीज होगा, ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीज होगा। ये क्या हुआ? एक प्राइस फिक्स हो गया है, ना ही आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं ना ही आप प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं। तो बेहतर क्या है? जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर अपने अपने आउटपुट क्या करो? सेल कर दो। ये सिचुएशन कहाँ पे होता है? ये सिचुएशन होता है आपका नॉन कोलिजिव मार्केट में। क्यों? क्योंकि नॉन कोलिजिव मार्केट जो होता है वहाँ पे एक फर्म दूसरे फर्म से क्या करता है? वन फर्म is doing the competition with the other firm. I hope you are clear with the diagram. I hope सबको diagrams जो है समझ में आ गई होंगी। Now the next one, the reduction in the price. क्या होगा जब एक फर्म, जो सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया कि अगर फर्म ए ने अपने प्राइजेस को कम कर दिया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और फर्म ए ने अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया तो अदर फर्म्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो दोनों सिचुएशंस ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई है इन द डायग्राम ओनली वी हैव कवर्ड द सेम। नाउ लेट्स सी, if the oligopolist reduces the price below the OP to have the more sales of its product, his rivals will be quick in the reducing their prices in order to not to lose the market. अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे एग्जाम्पल अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो अगर ओलिगोपोलिस्ट क्या है आपका? फर्म ए। अगर फर्म ए ने अपने प्राइस को क्या किया? रिड्यूस किया। अगर फर्म ए ने, ये हो गया फर्म ए और ये हो गया आपके राइवल्स, अगर फर्म ए ने अपना प्राइस कम किया तो राइवल्स भी क्या करेंगे? अपने अपने प्राइसेस कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर राइवल्स अपने प्राइसेस कम नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे कस्टमर कहाँ से परचेस करेंगे? ए से। तो इन्होंने भी क्या किया? प्राइस कम कर दिया। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट द राइवल्स मे कट द प्राइसेस बाय हायर मार्जिन टू कैप्चर द लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट। मान लो अगर ए ने मान लो अगर ए ने प्राइस 10% से कम किया है,
या प्राइस 10 रुपये से कम किया है, तो राइवल्स क्या करेंगे, राइवल्स 10 रुपये से कम नहीं करेंगे, राइवल्स अपने प्राइजेस को 12 या 15% से कम करेंगे, या 12 और 15% और 12 और 15 रुपीज़ से क्या करेंगे, कम करेंगे। दैट मीन्स द ए अगर 10% से चेंज करेगा तो राइवल्स 12 और 15% से प्राइस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको डोमिनेट करना है ए को, और यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ द प्राइस रिडक्शन finally the oligopolist may succeed in the getting the share of an increased total sales due to reduction in the prices. In the process of the price reduction, finally the oligopolist may succeed in getting the share of the increased total sales due to reduction in the prices, and each one's gain will be a marginal one, and such a weaker responses of a demand curve for the change in the price below the OP makes the TD one part of the demand curve, which is nothing but the less elastic. अब यहाँ पे होगा क्या, ओलिगोपोली क्या होगा, सक्सीड हो जाएगा इन गेटिंग द शेयर ऑफ द इंक्रीज टोटल सेल्स ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइसेस, लेकिन ईच वंस गेन विल बी द मार्जिनल वन। सबको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ए ने प्राइस कम किया, ए का भी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, राइवल्स ने भी अपने अपने प्राइसेस कम किए, राइवल्स के भी डिमांड क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन ये डिमांड जो इंक्रीज होगा ये मार्जिनली इंक्रीज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, it will going to change marginally. Such a weaker responses of the demand for the change in the price below the OP will going to make the less elastic. अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने प्राइस कम किया, सबने प्राइस कम किया, हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ, लेकिन 10% से नहीं होगा, हो सकता है 5, 6 या 7% से ही डिमांड क्या हुआ, अपना चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने प्राइस कम किया, सोचा कि डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन अदर्स ने भी प्राइस क्या कर लिया, चेंज कर लिया, उन्होंने भी क्या किया, प्राइस अपने कम कर लिए, तो उससे होगा क्या, वापस से हम दोनों एक ही स्टेज पे आ गए, वापस से जो है फर्म ए और फर्म बी सी डी जो भी राइवल्स हैं, जो भी अदर फर्म्स हैं, वो क्या हुए, एक सेम पोजीशन पे वापस आ गए। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ इनइलास्टिक। अगर हम प्राइस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन द प्राइस। If an oligopolist increases the price above the prevailing price, that is the OP, he would have lost his customer. अगर यहाँ पे फर्म ए ने प्राइस क्या किया, इंक्रीज कर लिया, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कस्टमर्स फर्म ए से परचेज नहीं करेंगे, दे विल गोइंग टू बाय इट फ्रॉम द राइवल्स, उन्होंने राइवल से परचेज करना है। द बायर्स वुड परचेजेस फ्रॉम द अदर ओलिगोपोलिस्ट एज द राइवल फर्म्स वुड नॉट इंक्रीज द प्राइजेस due to the fear of losing the customers and consequences of a decline in the sale. Rivals जो है स्मार्ट है, कॉम्पिटिटर्स क्या है आपके, स्मार्ट है, उन्होंने अपने प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया। क्यों, उन्हें पता है जब भी मैंने प्राइस इंक्रीज करना है, डिमांड अपने आप क्या हो जानी है, डिक्रीज हो जानी है, डिमांड अपने आप क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्राइस राइवल्स अगर फर्म ए या इनिशियली जो भी फर्म अपने प्राइसेस चेंज कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को क्या करना है, देखना है, और बिहेवियर के अकॉर्डिंगली प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, अपना बैलेंस मेंटेन करना है। सो दैट सिचुएशन इज देयर। द डिक्लाइन इन द सेल्स ऑफ द फर्म विच इंक्रीजेज देयर प्राइसेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। इफ द डिफरेंशिएटेड कस्टमर्स मे नॉट फाइंड इट suitable substitute and availability of the product in the market, less elastic supply, a substantial decrease in the demand for the increase in the prices above the P make the DT part of a demand को जो क्या होता है आपका मोर इलास्टिक हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, प्राइस इंक्रीज किया, तो आपका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से डिमांड को कहाँ पे हो जाएगा, जो पहले इन इलास्टिक था अभी क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द डिमांड कर्व DB विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसा आपको मैंने बताया ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, ये आपका पोर्शन है किसका, इन इलास्टिक का, और ये क्या है आपका DB का डिमांड कर्व। दिस इज द D से लेके DB जो कि क्या है, इन इलास्टिक है। देन आफ्टर द अपर पार्ट ऑफ द DT इज मोर इलास्टिक। हर बार वही सब चीज़ें हो आ रही हैं क्लास, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ऑलरेडी हमने ये सब कवर कर लिया है कि DT इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पार्ट क्या है आपका, लेस इलास्टिक है। द डिफरेंसेस इन द इलास्टिसिटीज गिव्स द किंग और अ बैंड फॉर द डिमांड कर्व एट अ पॉइंट T। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ अ रिजिड। जरा ध्यान देना, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रिजिड प्राइस की। नाउ व्हाट डू मीन बाय द रिजिड प्राइस? Price charged by the oligopolist is expected to cover the full cost and also to bring the excess profit if possible। हाँ, हमारा इंटेंशन क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करना और
टोटल कॉस्ट को क्या करना, कवर अप करना। अच्छे, द प्राइस दस चार्ज रिमेन्स द सेम विदाउट द फर्दर चेंजेस एंड द चेंज मे कम विद द कलेक्टिव डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें प्राइस चेंज करना है तो सब के सब अगर जब प्राइस चेंज करने के लिए तैयार हो तभी हमें प्राइस क्या करना है, चेंज करना है। वरना क्या होगा, हमने प्राइसेस को इंक्रीज कर लिया, अदर पीपल्स दे हैव नॉट इंक्रीज देयर प्राइसेस, अदर कॉम्पिटिटर्स, और उससे होगा क्या, वो सब के सब मार्केट क्या करेंगे, खा जाएंगे। सबके सब कस्टमर्स क्या होंगे, उनके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इवन अगर हमने प्राइस डिक्रीज किया कि सबके सब क्या करेंगे, प्राइस डिक्रीज कर लेंगे, ना ही बेनिफिट मिलेगा, ना ही इंक्रीज करने से कोई प्रॉफिट होगा। द फियर ऑफ लूजिंग द मार्केट व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज is not gaining much when the price is reduced makes an oligopolist firms to stick to the price। हम यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करेंगे तो भी लॉस है, प्राइस डिक्रीज करेंगे तो भी लॉस है। बेहतर क्या होगा कि एक ओलिगोपोलिस्ट फर्म क्या करे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टिक हो जाए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टिक हो जाए, विच दे इनिशियली चार्जेस एंड हैंस द प्राइस बिकम अ रिजिड और स्टिकी। स्टार्टिंग से जो प्राइस हम चार्ज करते आ रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम अर्न कर रहे हैं, जितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उतना ही प्रॉफिट हमें क्या करना है, यहाँ पे अर्न करना है। ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में ओलिगोपोली मार्केट में क्या होगा, ओलिगोपोली मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। होगा क्या, तुमने प्राइस इंक्रीज़ किया, अदर्स ने इंक्रीज़ नहीं किया, कस्टमर्स तुमसे परचेज ना करके अदर कॉम्पिटिटर से परचेज करेगा। तुमने प्राइस डिक्रीज़ किया, कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस डिक्रीज़ किया, वापस से दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम लेवल पे आ गए। जितना पहले बिजनेस होता था उतना अभी भी होगा। तो प्राइस को डिक्रीज करके मतलब नहीं है, उसमें होगा क्या, दोनों को नुकसान होगा। So the demand curve at the point of the price has a kinked and hence the demand curve is called a kinked demand curve। So जैसा मैंने आपको बताया kinked demand curve क्या होता है, एक डिमांड कर्व है जहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब प्राइस एक स्टिक होगा, प्राइस एक फिक्स हो जाएगा, ना ही उससे ऊपर ना ही उससे नीचे। ऊपर नीचे अगर करेगा तो अनसर्टनिटी है क्या मार्केट में, और मार्केट में जब अनसर्टनिटी है, मार्केट में इंटरडिपेंडेंस है, दैट मीन्स व्हाट, मार्केट में अगर इंटरडिपेंडेंस अनसर्टेनिटी है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या होगा, लॉसेस होंगे। एंड विच काइंड ऑफ लॉसेस, जो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड व्हाट योर किंग द डिमांड को, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। सो क्लास, एज ऑफ नाउ वी कंप्लीटेड द नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट, इन विच हमने क्या देखा, सिंपल बेसिक किंग द डिमांड को बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की है। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इक्विलिब्रियम, जो हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, जस्ट गो एंड रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर। पिछले जो वीडियोस है, पिछले जो सेशन है वो रिवाइज कर लेना, और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, इसे भी आप देख के नेक्स्ट लेक्चर में आना, क्योंकि विदाउट वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन विद दिस लेक्चर वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर lectures which we'll going to conduct in the future. So better is to revise all the things and come in the next lecture. Thank you.